कैपिटल चैप्टर और इसमें हमने री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का पार्ट सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम उससे आगे करेंगे, यानी कि जितने शेयर हम फॉरफिट करते हैं उनमें से कम शेयर हम री इशू करते हैं। यानी कि अगर मैंने 500 शेयर फॉरफिट करे तो मैं 200 शेयर री इशू कर सकती हूँ या 300। अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा उसमें हमने सीखा था कि हम जितने शेयर फॉरफिट करते हैं, अगर 500 शेयर हमने फॉरफिट करे तो 500 के 500 री इशू किए जाते हैं। तो वो केस थोड़ा सा इजी हो जाता है और ये केस ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट आ जाता है लास्ट एंट्री में जो कि हमें सीखना है, बाकी पूरा सेम रहता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स व्हेन फुली शेयर्स नहीं री इशू किए जाते, उसका कुछ पार्ट इशू किया जाता है। तो उस केस में हम कैसे एंट्रीज करते हैं, देखिए हमारी री इशू की 2 एंट्रीज होती हैं जो कि बहुत सिंपल है, जो हम लास्ट वीडियो में सीख भी चुके हैं। इसमें भी हम वही 2 एंट्रीज करेंगे, लेकिन उस एंट्री से पहले हमें बेसिक एंट्री कौन सी चाहिए होती है, फॉरफिट करने की, यानी कि शेयर को फॉरफिट करने की बेसिक एंट्री चाहिए होती है जिसके बेस पे हम री इशू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, लाइक ए है एक पर्सन जिसके 100 शेयर्स थे ऑफ ₹10, 10 रुपये का शेयर्स था, 100 शेयर्स उसके पास है। पे उसने सिर्फ ₹3 एप्लीकेशन पे करी है एंड ₹2 अलॉटमेंट पे करी है। तो अगर मैं लिखूँ 10 रुपये के शेयर्स में ₹3 एप्लीकेशन थी, ₹2 अलॉटमेंट थी, और उसने क्या पे नहीं किया, उसने पे नहीं की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यानी कि कितने रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रही होगी, ₹5 की, जो कि उसने पे नहीं करी और कंपनी उसके शेयर फॉरफिट कर देती है। तो क्या एंट्री होगी, बहुत सिंपल सी एंट्री थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। फॉरफिट करते वक्त सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है कि हम अपने शेयर्स कम कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाती है, हमारी कैपिटल कम हो जाती है। किससे मल्टीप्लाई होता है, कॉल्ड अप वैल्यू। इस केस में हमने पूरे 10 रुपये मांगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर ऑफ शेयर्स 100, तो 100 को मल्टीप्लाई किया किससे, 10 से। अब जो पैसा उसने दे दिया वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, जो उसने नहीं दिया तो कौन सी कॉल उसने नहीं दी, वो अनपेड कॉल, तो उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दी तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जो कॉल पे नहीं की गई होती उसके लिए हम उस पर्टिकुलर अकाउंट को मेंशन करते हैं। यानी कि अगर मैंने 10 रुपये मांगे, 5 मिल गए तो 5 नहीं मिले, अगर मैंने 10 रुपये मांगे 6 मिल गए मतलब 4 नहीं मिले। तो इस तरीके से हम एंट्री को करते हैं। उसने ₹5 पे कर दिए, 3 एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ₹5 पे नहीं करे। अब इस केस में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया, 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500 एंड 500। तो ये हमारी बेसिक एंट्री कहलाती है फॉरफिचर की, जो कि हमने करी। अब हम री इशू जब करेंगे तो फुल शेयर री इशू नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ 50 शेयर री इशू कर रहे हैं। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों केस समझेंगे। देखो अगर हम 50 शेयर री इशू कर रहे हैं कितने पे, ₹10 पर, इट मीन्स पार, हमारी कॉल्ड अप वैल्यू भी पार थी, हमारी कॉल्ड अप वैल्यू भी 10 थी और री इशू वैल्यू भी 10 है, तो इट मीन्स ये पार की वैल्यू है। तो इसके लिए हम री इशू की सबसे पहली एंट्री कौन सी पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में 50 शेयर री इशू करे जा रहे हैं, तो 50 इंटू 10, ₹500 हमारे बैंक में आएंगे और 500 हमारे कैपिटल में आएंगे। आपको नरेशन हर एंट्री में लिखनी है। मेरा बेसिक कंसेप्ट आपको एंट्री यहाँ पे समझाना है, तो इसलिए मैं नरेशन को इग्नोर मार के चल रही हूँ, बट आपको लिखनी है। सेकेंड एंट्री जो पास होगी वो कौन सी होती है, सेकेंड एंट्री पास होती है शेयर फॉरफिचर से जब हम अपना पैसा कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। अगेन एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिएगा, उसमें सारा बेसिक कंसेप्ट समझाया गया है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो अब शेयर फॉरफिचर का अमाउंट, यानी कि हमारे फॉरफिचर में कितने पैसे रखे होते हैं, 500, हमें ट्रांसफ़र करने हैं कैपिटल रिजर्व में। यानी कि अब कंपनी का बेनिफिट हो गया, कंपनी ने कितने रुपये, जो यानी कि पहले वाले पर्सन, यानी कि एक के जो शेयर्स थे उस पर कंपनी को 500 रुपये मिले थे, अब कंपनी शेयर रीइशू कर रही है, किसी अदर पर्सन को, हो सकता है CDEF वटेवर, ठीक है। तो ये 500 रुपये कंपनी के कैपिटल रिजर्व में, यानी कि उसने इसमें बेनिफिट कमा लिया।
अब नए बंदे को री इशू कर रही है तो नए बंदे से भी पैसे आएंगे, तो ये पैसा कंपनी जब्त कर लेती है जो कि 500 रुपीज़ है और उसे कैपिटल रिजर्व में डाल देती है। बट इस केस में क्योंकि शेयर पूरे के पूरे री इशू नहीं हो रहे हैं, तब हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं? देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जो भी आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है, तो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, आपके कितने शेयर्स टोटल हैं, मल्टीप्लाई बाय री इशू शेयर। तो इससे आपको क्या निकल के आता है? आपको पता चलता है कि हम जो री इशू शेयर कर रहे हैं उसका पैसा कितना हमारा बन रहा है, ताकि उतने ही पैसे को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करें। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ आपको, कि लाइक मेरे 500 रुपये बन रहे थे, कितने शेयर्स पे? 100 शेयर्स पे 500 रुपये बन रहे थे, तो 50 शेयर पे कितने बने? जस्ट हाफ, 250 रुपीज़ बने। ठीक है, तो यानी कि मैं जो जब्त करूँगी, पैसा जो डालूँगी कैपिटल रिजर्व में, वो 250 डालूँगी। अभी क्योंकि 50 शेयर री इशू करने बाकी हैं, तो उनका पैसा हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, हम उन्हीं शेयर्स का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं जो हम री इशू कर रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट जो है वो ये है, इसको आप समझ लीजिए कि भाई अगर हम जो री इशू कर रहे हैं शेयर्स, उस पर बचा हुआ फॉरफीचर का पैसा ही ट्रांसफ़र किया जाता है। जो शेयर री इशू कंपनी नहीं कर रही, उसका पैसा कंपनी कैपिटल रिजर्व में नहीं डालती। इस केस में 500 रुपये थे, तो फॉर्मूला क्या होता है? लाइक आपको पर शेयर का अमाउंट क्या होगा? 500 रुपये हमने कमाए 100 शेयर्स पे, पर शेयर का कितना आया? 5 रुपीज़। री इशू कितने कर रहे हैं? 50, तो 50 शेयर्स पे हमारा बना 250। तो यानी कि ये फॉर्मूला रहता है कि जो भी आपका शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू री इशूड शेयर्स, तो टोटल शेयर फॉरफिटेड यहाँ लिखना है हमें इनटू री इशूड शेयर। अब इस केस में 250 रुपये यानी कि 250 रुपीज़ कंपनी के फॉरफिटेड का पार्ट है, जो कंपनी री इशू कर रही है शेयर्स पे, वही पूरा पैसा कंपनी कैपिटल रिजर्व में डाल देगी। इस जगह पर कंपनी का कोई भी पैसा उसके री इशू के समय पर यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हमने पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। अगर कुछ पैसा हमारा यहाँ यूज़ होता तो हम कम करके ट्रांसफ़र करते। तो ये थी हमारी एंट्री पार के केस में। प्रीमियम के केस में क्या रहेगी? देखो, प्रीमियम का मतलब हुआ 10 रुपये का शेयर 11 में री इशू हो रहा है। अब हमारे बैंक में 50 शेयर्स पे, देखो फॉरफीचर की एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि फॉरफिट हमारे पूरे 100 शेयर्स हुए हैं, यानी कि एंट्री पूरी सेम है। री इशू हम 11 पे कर रहे हैं, तो हमारे पास जो बैंक में पैसा आएगा वो आएगा 550। शेयर कैपिटल में 500 ही रहेगा, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 10 और 1 रुपीज़ से मल्टीप्लाई होगा क्या? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या आएगा? 500, और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा? 50। ठीक है, तो ये होगा, टोटल मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 550, यानी कि 550 आपके बैंक में आए। कहाँ से आए? शेयर कैपिटल के 500 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के 50। ये हैं हमारे वॉचमैन अंकल, प्लीज़ जल्दी से जाओ। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? तो आपने क्या किया? आपने सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया। तो प्रीमियम हमेशा हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हमने प्रीमियम 1 रुपीज़ मांगा, जो कि प्रीमियम 1 रुपीज़ से क्रेडिट हो गया। फॉरफीचर के समय पे क्या होगा? फॉरफीचर में क्या आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को यहाँ डेबिट किया? आपका कोई पैसा यूज़ हुआ री इशू करते समय? नहीं, बल्कि हमने तो बेनिफिट कमा लिया रिजर्व में, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं। हमने कोई फॉरफीचर का पैसा यूज़ नहीं किया। तो जो हमारा 250 रुपीज़ निकल रहा था, सारा का पैसा सारा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सेम फॉर्मूला लगता है, सबको सेम रहता है। हमें बेसिकली ये देखना होता है कि हमने कुछ पैसा यूज़ किया या नहीं किया। ठीक है, अब है थर्ड केस, जब हम डिस्काउंट पे री इशू करते हैं। इस केस में क्या एंट्री पास की जाती है? देखो, अगर मैं 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में री इशू करूँ तो क्या एंट्री होगी? हमारे बैंक में आएंगे 9 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 450। हमारी शेयर कैपिटल पूरे 500 से आएगी क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा 500।
मल्टीप्लाई बाय 10, 50 इंटू डिस्काउंट को, यानी कि जो हम 1 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं उसकी भरपाई हम कहाँ से करेंगे? हम करेंगे उसकी भरपाई शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। कितने रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं? 1 रुपीज़ 50 शेयर्स पे, तो 50 रुपीज़। अब देखो आपके पास आने 500 चाहिए थे, 450 आए, 50 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया। अब इस केस में फॉरफीचर से जो पैसा ट्रांसफ़र होगा वो कम होगा। क्यों? आपके पास 250 रुपये रखे थे फॉरफीचर अकाउंट में 50 शेयर के, उसमें से आप 50 यूज़ कर चुके हो। कब? री इशू के समय पे। तो री इशू के समय पे जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो उसकी भरपाई हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट से करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि आपका डिस्काउंट का अमाउंट, यानी कि फॉरफीचर का अमाउंट 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। तो जो मैक्सिमम लिमिट तय करी जाती है कि भाई फॉरफीचर में हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी कि री इशू करते समय हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो भाई जो फॉरफीचर में अमाउंट पड़ा है ना, आप उतना ही यूटिलाइज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा कंपनी अलाउ नहीं करती है। अब इस केस में भी सेम वही रहा कि भाई मैंने किसी बंदे के शेयर फॉरफीट कर रखे थे, 250 रुपये उसके मेरे पास जब्त थे। अब मैं इस शेयर्स को री इशू कर रही हूँ किसी बंदे को, तो उसको मैं डिस्काउंट पे कर रही हूँ जहाँ पे मेरे 50 रुपये का मुझे नुकसान हो रहा है। तो मैं ये 250 रुपये से इस 50 रुपये की भरपाई करूँगी, तो यानी कि 250 में से मैं 50 फॉरफीचर के पैसे निकाल लूँगी और बाकी के 200 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिज़र्व में। तो ये इसकी एंट्री होगी। बेसिक अगर मैं इसका बताऊं, अगर आपको एंट्री से भी समझ नहीं आया है तो मैं आपको इसका कंसेप्ट बताती हूँ बेसिक, कि आपको कैसे इसको याद रखना है, इसको समझना है कि आप जब भी शेयर री इशू करते हो, अगर आप पूरे के पूरे शेयर री इशू नहीं कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर जितने शेयर री इशू कर रहे हो उसका फॉरफिटेड अमाउंट निकालना होता है, जो कि हम पर शेयर के हिसाब से निकालते हैं। यानी कि अगर मैंने 500 रुपये था 100 शेयर्स पे, तो पर शेयर्स पे 5 रुपये था, और 50 शेयर्स पे बना 250 रुपीज़, यानी कि जो पार्ट री इशू किया जा रहा है उसका अमाउंट निकालोगे। फिर आप ये देखोगे कि ये अमाउंट री इशू के समय कहीं यूज़ हो रहा है, री इशू के समय सिर्फ डिस्काउंट के समय पे यूज़ होता है, क्योंकि प्रीमियम में हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, पार पे हमारे पास पूरा का पूरा आता है, तो सिर्फ फॉरफीचर के समय पे यूज़ होता है। तो फॉरफीचर मीन्स डिस्काउंट के समय पे, तो सिर्फ डिस्काउंट के समय पे आप उस अमाउंट को यूज़ करते हो, और वो भी एक मैक्सिमम लिमिट आपकी यही रहेगी जितना आपने फॉरफिट कर रखा है, उसमें से वो अमाउंट लेस करके बाकी कैपिटल रिजर्व में डाल देते हो। अगर मैं इस केस में ये कहूँ कि आपने डिस्काउंट 250 का दे दिया, तो 250 आपके पास थे, आपने 250 का डिस्काउंट दे दिया, तो कैपिटल रिजर्व में ज़ीरो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट रहता है। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा। ऑफकोर्स इस पार्ट को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस कंसेप्ट आने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप इस पार्ट को समझ पाओगे। तो ये था, जब पूरे के पूरे शेयर्स कंपनी री इशू नहीं करती, कुछ पार्ट करती है, तो उस केस में हमारी एंट्रीज क्या होती है, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो ये उसकी बेसिक कैलकुलेशन थी, जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है बट है बहुत सिंपल अगर आप उसे समझ जाओ। तो ये था इस आज की क्लास का। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़िए, तभी तो मैसेज सर्च करिए। थैंक यू फॉर टुडे।